नमस्कार, मैं हूं अरुण शर्मा। आप देख रहे हैं सवाल आपका। आज सवाल आपका में हम बात करेंगे मॉनसून के बारे में। दरअसल उत्तर भारत की स्थिति मॉनसून को लेकर थोड़ी सी ठीक नहीं है। हालांकि महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और बिहार के कुछ हिस्सों में बारिश की कई जगहों पर बारिश अच्छी खासी हुई है, लेकिन अभी तक उत्तर भारत में बारिश के आसार दूर दूर तक दिखाई नहीं दे रहे हैं। लेकिन जिस तरीके की परिस्थितियां बन रही हैं उसके अनुसार कहा जा रहा है कि आगामी 2 से 3 दिन में बारिश जो है हो सकती है, लेकिन इसके कितने आसार हैं इसके बारे में अभी कुछ कहा नहीं जा सकता। दूसरी तरफ उत्तर भारत में, खासतौर पर पंजाब हरियाणा में, जो कि धान की फसल इस मौसम में लगाई जाती है, उसमें पानी की बेहद सख्त ज़रूरत होती है। बारिश के ऊपर ज़्यादा आधारित है, लेकिन उसके अलावा ज़मीन से पानी निकालकर और नहरी पानी के ऊपर भी यहाँ के किसान जो हैं वो निर्भर रहते हैं। लेकिन अब बारिश के देरी होने से ज़मीन से पानी निकाला जा रहा है, धान की रोपाई की जा रही है। इससे कितना प्रभाव पड़ेगा पर्यावरण को लेकर, भूजल स्तर को लेकर भी, और इसके अलावा ये भी बात अब इसके बारे में भी की जाने लगी है कि धान की खेती, क्योंकि हरियाणा सरकार ने फैसला लिया था कि जो जिले डार्क जोन में चले जाते हैं वहां पर धान की खेती की बजाय किसानों को दूसरी फसलों की तरफ आकर्षित उनको किया जाए, प्रेरित किया जाए, ताकि धान की फसल को छोड़कर वो दूसरी ऐसी फसलें उगाएं जिसमें पानी की आवश्यकता कम रहती है। तो आज इसी विषय पर हम बात करेंगे। आप भी अपनी बात इस पर रख सकते हैं, कोई राय लेना चाहते हैं वो ले सकते हैं। हमारे टेलीफोन नंबर फ्लैश हो रहे हैं आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर, इनमें से किसी भी नंबर पर आप हमें फोन करें और अपनी बात रख सकते हैं। इसके अलावा हम आप ये भी बता दें कि किसान जो हैं वो किस तरीके से खेती धान की करें और ऐसे समय में उनको किस तरीके, किन चीज़ों का खासतौर पर ध्यान रखना चाहिए, उसके बारे में भी अपनी बात आप रख सकते हैं। तो हमारे टेलीफोन नंबर फ्लैश हो रहे हैं आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर, इनमें से किसी भी नंबर पर आप हमें फ़ोन करें, अपनी बात रखें। हमारे साथ गुरजीत मान भी जुड़ गए हैं और नवनीत दहिया हमारे साथ जुड़ गए हैं। कृषि वैज्ञानिक हैं और मौसम वैज्ञानिक। आप दोनों का स्वागत है। गुरजीत जी, सबसे पहले मैं आपसे ही शुरुआत कर रहा हूँ। आप हमें ये बताएं कि किस तरीके से आने वाला समय जो है, अगर हम बात करें खासतौर पर पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश के इन खास इन इलाकों में जहाँ पर धान की खेती इस मौसम में की जाती है, रोपाई की जाती है, कितना असर है मौसम और खासतौर पर मानसून में इस देरी की वजह से? पहले तो देखिए कि कुछ दिन पहले जो बारिश हुई थी उससे एक संभावना बनी थी किसानों को कि अच्छी बारिश आएगी, ऐसा ही मौसम वैज्ञानिकों ने प्रेडिक्ट भी किया था। जी। और उसको लेकर के थोड़ी तीव्रता आई थी बासमती की और पीआर चावल की रोपाई की। आमतौर पे जब तक मानसून के पक्के आसार नहीं हो जाते, किसान थोड़ा सा परहेज करते हैं कि उसको स्पीड अप ना करें। हाँ। लेकिन इस पिछली बारिश से वो थोड़ा सा प्रोसेस स्पीड अप हुआ, जिससे अनुमान अनुमान ये है कि पहले के वर्षों से इस बार बहुत जल्दी रोपाई थोड़े छोटे समय में, छोटी विंडो में ही हो गई। और जी। उसके बाद बारिश जो है एकदम नदारद हो गई। हालांकि आईएमडी की फोरकास्ट बारी बारी आती रही कि मॉनसून की प्रेडिक्शन हमेशा से ही बहुत बड़ी रिडल रही है हाँ। मौसम वैज्ञानिकों के लिए, खास करके जब जब ये उत्तर भारत में प्रवेश करती है तब जाकर के बहुत सारे मॉडल फेल हो जाते हैं। हालांकि मौसम वैज्ञानिक 100 साल के मॉडल स्टडी करते हैं। इसको लेकर अच्छे से तो मौसम वैज्ञानिक बताएंगे। इस साल भी ऐसे ही लग रहा है कि जो प्रेडिक्शन मॉडल था कहीं ना कहीं वो गड़बड़ा रहा है। लेकिन जैसे कि आपने अभी बताया कि आने वाले 5-4 दिनों में संभावना है, अगर वो संभावना बिल्कुल सही में बारिश ले आती है हाँ। तो अभी किसान का मनोबल ठीक है। लेकिन अगर वो बारिश भी नहीं आती तो किसान के लिए संकट काफी है। नहरों में पानी की कमी है, जी। जल स्तर नीचे जा रहा है। बारिश और तूफान जो पिछली आई थी उसकी वजह से बिजली के सिस्टम भी चरमराए थे, जो अब तकरीबन ठीक हो गए हैं, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं दिक्कत है। और इसके अलावा जो फसल विविधीकरण की बातें की कर रही है सरकार भी, जी। उसको प्रमोट कर रही है, वो अभी आई थिंक जी। जी।
बिल्कुल इसमें आगे बढ़ेंगे और नवनीत आपसे भी थोड़ा जानेंगे, लेकिन उससे पहले एक दर्शक हमारे साथ जुड़ गए हैं भिवानी से। आप जुड़ गए हैं, अपना नाम बताएं और अपनी बात रख सकते हैं। पलाराम है जी, यानी जी जी यानी जी, अपनी पलाराम। बात रखें। मैं ये पूछना चाहूंगा जी, पहले मैं 14-15 दिन चल रहा है जी, 3 दिन चल रहा पानी के कारण है जी। चलिए, इसका कारण तो देखिए आपका लोकल एडमिनिस्ट्रेशन बता सकता है, लेकिन मोटे तौर पर यही समझा जा सकता है क्योंकि बारिश जो है वो बहुत बरसात देरी से आ रही है। बरसात बहुत कम हो, हाँ बरसात होती नहीं जी। पानी हाँ, अच्छा 3 दिन का ये होगा आप ये लगातार। बताइए कि आपके क्षेत्र में कौन सी फसल ज़्यादा उगाई जा रही है, आपके जहाँ आपसे आप हैं। आपके अपने क्षेत्र में तो कपास ज्यादा है जी, कपास। अच्छा, तो उसमें के लिए तो मुझे नहीं लगता कि पानी की उतनी ज़्यादा आवश्यकता जितनी धान में होती है। सूख भी जी, बरसात को नहीं हम्म लेट हुई वो, सूख हम्म। भी तो सुखड़ी अच्छा, पगार उसका खा उसका जी। अच्छा खासा असर पड़ा है आपकी फसल पर। नीचे का पानी खा रहा है जी। चलिए, हाँ जी। शुक्रिया, आप जुड़े, अपनी बात आपने रखी। नवनीत, आप से हम थोड़ा जानना चाहेंगे मौसम को लेकर और मॉनसून को लेकर आज की प्रेडिक्शन क्या है और क्या माना जा रहा है, कितने दिन में, आने वाले कितने दिनों में क्या आसार बनेंगे मॉनसून की अच्छी खासी बारिश के हरियाणा में। जी। मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो पिछले दिनों से गर्मी का मौसम जो उत्तर भारत में बना हुआ है वो बेसिकली जो मई और जून के दिनों में इस बार जो गर्मी नहीं पड़ी उसके बाद मानसून जो है काफ़ी इनएक्टिव रहा, क्योंकि जो स्टेटस है जो हमें पता है कि गर्मी होने के बाद जब लो प्रेशर एरिया जो राजस्थान के ऊपर बनता है वो जी मानसून विंड्स को अट्रैक्ट करता है। लेकिन मानसून विंड जो थी वो अट्रैक्ट नहीं हुई क्योंकि इस बार मई और जून के टाइम पे गर्मी नहीं पड़ी थी। उसके बाद अब जो स्थिति बन रही है आगे के लिए कि कल से जो है मौसम परिवर्तनशील होना शुरू हो जाएगा, पूर्वी हवाओं का प्रभाव जो है उत्तर भारत में हमें देखने को मिलेगा और उसके बाद जो है बारिश की गतिविधियां धीरे धीरे बढ़नी शुरू हो जाएंगी। कल से ही जो है, आज वैसे 8 तारीख को भी पश्चिमी जो उत्तर प्रदेश के हिस्से हैं, उत्तराखंड के हिस्से, वहां पर कुछ हाँ बरसात की गतिविधियां हमें देखने को मिली थी। हाँ अब जो है बारिश की गतिविधियां बढ़ने शुरू हो जाएंगी कल से, जैसे पूर्वी हवाओं का प्रभाव बढ़ेगा। एक कम हाँ दबाव क्षेत्र जो है वो उड़ीसा के तट के आसपास, आंध्र प्रदेश के तट के आसपास बनने की संभावनाएं बन रही हैं। उसके बाद जो है मानसून की जो एक्सिस कहते हैं, जिसे हम मानसून ट्रफ जो है वो फुटेज और हिमालयाज के पास मौजूद होती है, तो देश के हिस्सों में मानसून ब्रेक होता है। लेकिन जैसे ही लो प्रेशर एरिया बनेगा वो दक्षिण की तरफ शिफ्ट होनी शुरू हो जाएगी, जिसकी वजह से जो है मानसून सक्रिय होना शुरू हो जाएगा। उसका वेस्टर्न आर्म जो है वो प्रभावित करता है पंजाब, हरियाणा और उत्तर भारत के हिस्सों को। वो अब तक जो है वो एक्टिव नहीं था, इसलिए बारिश की गतिविधियां यहाँ पर नहीं हो रही थी। लेकिन इस दौरान जैसे ही लो प्रेशर वहां से बनेगा हाँ और पूर्वी हवाओं का प्रभाव बढ़ेगा, तो आने वाले 9 से लेके 13 जुलाई के बीच में मानसूनी गतिविधियां उत्तर भारत में बढ़ेंगी। अच्छी बारिश होने की भी हाँ संभावनाएं हैं। हाँ कुछ न कुछ स्प्रेड अभी तक जैसे बारिश की गतिविधियां छोटे पैमाने पर थी, कहीं कहीं बरसात हो रही थी। इस दौर के दौरान 10 से लेकर 13 जुलाई के बीच थोड़ा पैमाना बढ़ेगा उनका। पंजाब हरियाणा के हिस्सों में अच्छी बरसात भी देखने को जरूर मिलेगी। एक चीज़ आपसे जानना चाहते हैं अभी, क्योंकि 1 जुलाई से 7 जुलाई तक का जो एक मोटा मोटा डेटा सामने आया उसमें 69 टू 70% जो है बारिश वो कम हुई है। अमूमन इस समय में अच्छी खासी बारिश हो जानी चाहिए थी, लेकिन उसके मुकाबले करीब 70% जो है वो बारिश कम हुई। इसका असर जो है वो किस तरीके का रह सकता है। दूसरा ये भी बताएं कि 9 तारीख के बाद से जैसा आप अनुमान लगा रहे हैं और अलग अलग मौसम विभाग की तरफ से अलग अलग ये भी अनुमान है कि 9 के बाद से लगातार अच्छी खासी 5 से 6 दिन बारिश रहेगी। तो क्या ये कोटा जो है वो पूरा हो जाएगा आने वाले दिनों में मानसून से, जितना अभी हमने बारिश जो है कम पाई है। देखिए, तकरीबन हरियाणा की बात करें तो आज की जो कंडीशन है उसके हिसाब से सीजनल रेनफॉल डेटा होता है जून से लेके अभी 7 जुलाई के बीच की बात करें तो सफिशिएंट कैटेगरी में जा चुका है हरियाणा। मतलब बारिश जो है सामान्य से कम हो चुकी है अब तक इस पीरियड में जितनी बारिश होनी चाहिए थी। हाँ खासकर फर्स्ट वीक ऑफ जुलाई जो है वो हमारा कोर पीरियड है जब मानसून जो है ऑनसेट कर रहा होता है। मतलब हाँ मानसून का आगमन उत्तर भारत में होना चाहिए। हम्म। हरियाणा के जो हिस्से वहां पर जो है जुलाई का जो पहला सप्ताह है वहां पर मानसून ऑनसेट होना चाहिए, लेकिन मानसून डिले है, इसलिए यहाँ पर जो है एवरेज रेंज जो है उससे कम हो रही है। मतलब पहले सप्ताह में सामान्य से कम बारिश दर्ज की गई है। लेकिन अब जब स्थिति बेहतर होनी शुरू होगी तो कहीं ना कहीं वो कॉम्पनसेट जरूर होगा। आने वाले वीक में जो अगले इस सप्ताह अंत से अगले सप्ताह की शुरुआत में जो बारिश होगी थोड़ा बहुत कॉम्पनसेट जरूर होगा उस दौरान। लेकिन ऑन एवरेज बहुत बढ़िया परफॉर्मेंस जो कहते हैं कि एक्सट्रीम रेन्स हो या फिर भारी बरसात बहुत ज्यादा हो तो ही एवरेज जी मतलब नॉर्मल बारिश से ज्यादा बारिश होती है। जी मतलब सामान्य से अधिक बारिश के लिए बिल्कुल हमें थोड़े और ज्यादा हैवी स्पेल्स भारी बारिश के दौर चाहिए होंगे। तो कहीं ना बिल्कुल कहीं दोबारा हम सामान्य कैटेगरी में आ सकते हैं। लेकिन
जो एक्सेस कैटेगरी होती है, सामान्य से ज्यादा बारिश वाली होती है, उसके लिए थोड़ा और इंतजार करना और पड़ेगा। इंतजार करना मे भी पड़ेगा। क्योंकि पिछले कई सालों से, लास्ट डिकेड से हम देख रहे हैं कि उत्तर भारत में, खासकर हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली सब डिवीजन जो है और पश्चिमी राजस्थान के हिस्से हैं, यहाँ पर बारिश की गतिविधियां काफी कम हो गई हैं। यहाँ पर एवरेज कम हो रहा है, पंजाब में भी ठीक है। सामान्य से कम बरसात हो रही है। तो इस तरीके से देखा जा सकता है कि एक ट्रेंड बन रहा है पिछले एक डिकेड से कि यहाँ पर बारिश की गतिविधियां कम हो रही है। तो उस हिसाब से देखा जाए तो ओवरऑल जो बारिश होगी सीजन में, वो मे बी नियर नॉर्मल या फिर सामान्य से कम ही हो। ठीक है गुरजीत, आपसे मैं एक चीज़ समझना चाहता हूं, अभी जिसके बारे में मोटे तौर पर बात करी और नवनीत ने बताया कि किस तरीके से पिछले एक दशक से जो है वो ट्रेंड काफ़ी बदल रहा है बारिश को लेकर, खासतौर पर उत्तर भारत के इस क्षेत्र की हम बात करें तो ऐसे में ये क्षेत्र जो है गुरजीत, ज़्यादातर नहरी पानी से सिंचाई यहाँ पर होती है, ट्यूबवेल से सिंचाई होती है और बाकी का जो कोटा रहता है वो बारिश से पूरा हो जाता है। तो अब बारिश का देरी से आना, कम होना सामान्य से अभी तक की जो परिस्थिति है, उसके अलावा भूजल स्तर भी खासतौर पर हरियाणा और उत्तर भारत के काफ़ी क्षेत्रों में बहुत नीचे चला गया है, जिसको लेकर हरियाणा की सरकार ने तो पिछले बार से ही कुछ ज़िलों को रेड जोन में, ब्लैक डार्क जोन में जो है वो घोषित किया था। धान की फसल न उगाई जाए इसके लिए प्रेरित करने की बात हुई थी। तो ये तमाम परिस्थितियां किस ओर इशारा करती हैं, खासतौर पर इस क्षेत्र की खेती की बात करी जाए और फसलों की बात करी जाए? और जैसे मौसम वैज्ञानिक साहब ने बड़ी डिटेल से बताया और उन्होंने एक आशा भी दी कि बारिश आ सकती है, हो सकता है थोड़ी बहुत कम रह जाए। हाँ। लेकिन अकेली कैनाल इरिगेशन या ट्यूबवेल इरिगेशन की बात नहीं है। हाँ। हमारे हरियाणा में बहुत सारे बरसाती नाले भी हैं। एक घग्गर रिवर चलती है जिनको इंटरमिटेंट रिवर्स कहते हैं। जी। इस तरह के और भी ऐसे ऐसे साधन हैं जो बारिश आने के बाद जल से लबालब हो जाते हैं, जिससे दूसरे जो कैनाल इरिगेशन सिस्टम है उन पे स्ट्रेस भी कम होता है। और जब उनमें खूब पानी आता है तो वो उसकी इरिगेशन के साथ हमारे बहुत सारे ट्यूबवेल्स भी बंद हो जाते हैं। और बरसात का पानी हमेशा ही कृषि वैज्ञानिक बेहतर मानते हैं किसी भी अन्य प्रकार के पानी से। हाँ। जैसे कि अभी एक किसान साथी ने कहा कि उनके नीचे वाला पानी खारा है। हाँ। और उनकी हालांकि कॉटन की फसल को अधिक पानी नहीं चाहिए, जी। लेकिन वो खारे पानी से उसकी सिंचाई नहीं कर सकते, तो उन्हें भी बारिश की बहुत जरूरत है। ये नहीं कि केवल राइस पैडीज ही बारिश जी, जी, बारिश जी। का इंतजार करती हैं। जी। हर क्रॉप के लिए, हर इवन वेजिटेबल्स के लिए, सब चीजों के लिए बारिश का समय पे आना और भरपूर आना बहुत बहुत जरूरी है। जहाँ क्रॉप रोटेशन की बात है, हरियाणा सरकार काफी इसमें प्रयास तो कर रही है, लेकिन अभी एक तो इसकी अडॉप्शन ऑन द पार्ट ऑफ फार्मर्स बहुत कम है। और वो कम होने का कारण ऐसा कुछ नहीं कि किसान उसके लिए जिद कर रहे हैं कि हमने अपनी डाइवर्सिफिकेशन नहीं करनी। जी। कारण ये है कि जो अल्टरनेट क्रॉप्स बताई जा रही हैं उनका सक्सेस रेट अभी बहुत बढ़िया नहीं है और वो सॉइल टू सॉइल उनकी परफॉर्मेंस डिफर करती हैं। और आजकल के जैसे इकोनॉमिकली चैलेंजिंग टाइम्स हैं, खास करके कोरोना के दूसरा साल आ चुका है, हाँ। उसमें रिस्क मिटिगेशन एक बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर है, चाहे वो फार्मर है, चाहे बिजनेस पर्सन है, या कोई भी है। ऐसे समय में कोई भी बड़ी रिस्क लेने को तैयार नहीं है। कई छोटी छोटी जगह पे डाइवर्सिफिकेशन ट्राई की जा सकती है। उसमें भी सरकार को चाहिए कि जगह जगह पे ब्लॉक लेवल पे या उससे भी छोटे क्लस्टर लेवल पे खुद अपने ट्रायल प्लॉट्स अपनी रिस्क को लेकर के फार्मर्स के फील्ड पर करके दें कि अगर ये नहीं भी कामयाब होगी तो आपको जी। आपकी जो पहले से क्रॉप लगाते थे उसके बराबर आपको हम इसकी भरपाई करेंगे, ताकि जो आसपास के किसान उसको देख करके एग्जाम्पल मान के आने वाले सालों में अडॉप्ट करें। लेकिन सत्य तो ये है कि जैसे मक्का की बात करें तो मक्का बहुत कामयाब एक ऑल्टरनेट नहीं है। इस प्रकार से बहुत ही कम ऑल्टरनेट क्रॉप्स है जो इकोनॉमिकली उतनी बड़ी भरपाई कर सके। इसी प्रकार से जो कई टेक्निक्स हैं जिसमें पानी खासकर की राइस पैडीज में बचाया जा सकता है, जैसे डीएसआर टेक्निक, पहले से तो इसकी संस्कृति बढ़ी है, अडॉप्शन बढ़ी है, लेकिन अभी भी पंजाब के अनुपात में हरियाणा में डीएसआर राइस, जिसको डायरेक्टली सीडेड राइस कहते हैं, अभी अडॉप्शन उसकी जितनी होनी चाहिए उतनी नहीं है। आने वाले समय में जैसे होगी तो वो भी पानी को बचाने में एक सहायक बनेगा। लेजर लेवलर्स का अब खूब हरियाणा में प्रयोग होता है, जो डेफिनेटली आपकी आपकी जो है पानी की जरूरतों को कम करता है। इसी प्रकार पक्के चैनल पहले हैं, लेकिन अब जो नए बनने हैं उनको लिंक किया गया है विद माइक्रो इरिगेशन,
जो एक डेटरेंट है। पक्के चैनल इंडिपेंडेंट होने चाहिए, जहाँ नहीं है वहाँ बनेंगे तो डेफिनेटली वाटर मैनेजमेंट बेटर होगी। बारिश आने के बाद नवदीप दहिया जी बैठे हैं, जो फ्लडिंग होती है हमारी, जो पानी व्यर्थ में जाता है और पानी नुकसान करता है, उसके लिए रिचार्ज सिस्टम अभी उनका बहुत अभाव है हरियाणा में। यहाँ तो है नहीं, या अगर हैं तो वो सुचारू ढंग से चल नहीं रहे। उस पर सरकार, क्योंकि वो तो इंस्टीट्यूशनल काम है, गवर्नमेंट सेक्टर में ही लगने हैं, सरकार को उस पे तवज्जो देनी चाहिए। प्रायोरिटी के बेस पे इस तरह के रिचार्ज सिस्टम, चाहे वो इन कैनाल हैं या आउट ऑफ कैनाल हैं, रिवर्स में लग सकते हैं। कभी लगे थे प्रोटोटाइप, लेकिन जी उसके बाद उनका विस्तार नहीं हुआ। अगर विस्तार होगा तो भूजल जो गिरता जा रहा है उसको अरेस्ट हाँ, करने में वो डेफिनेटली काम ठीक है। आएंगे। ठीक है, ये काफ़ी मुझे लगता है हमारे तमाम दर्शक जो हैं चीज़ों को काफ़ी बारीकी से समझ रहे होंगे। एक दर्शक हमारे साथ जुड़ गए हैं, करीम खान मध्य प्रदेश से। करीम जी, माफ़ी चाहेंगे, काफ़ी देर के बाद आपके पास आ रहे हैं। आप जुड़ गए हैं, अपनी बात आप रख सकते हैं। जी शर्मा जी नमस्कार। जी नमस्कार। मैं ये कहना चाहता हूँ शर्मा जी बताएं। कि हम जिस शहर में रहते हैं ये प्रतीत होता है जैसे हम जंगल में रहते हैं, हम्म। और हमारे यहाँ पे पेड़ों की अधिकता इतनी है और हम लोगों ने पेड़ इतने लगाए हैं कि यहाँ न गर्मी पड़ती है न ठंड ज्यादा पड़ती है। यहाँ मौसम बहुत अच्छा रहता है। लेकिन हम कहते हैं ईश्वर का दोहन कितना होगा, और ये जो दो विशेषज्ञ यहाँ पे बैठे हुए हैं, क्या सरकारें इनकी भी बात को मानती है, सुनती है? हम जंगलों का कितना दोहन करेंगे, जमीन का कितना दोहन करेंगे, हार्वेस्टिंग सिस्टम लागू करना चाहिए शहरों के अंदर, ये लागू नहीं करती। क्या सरकारें इनकी बातें नहीं सुनती? सरकार को एक एडवाइजरी जारी करना चाहिए कि बगैर हार्वेस्टिंग सिस्टम के आप मकान नहीं बना सकते, जब आप डालोगे तभी लोगे। लेकिन दे तो कितना ईश्वर, दे तो कितना दे। और नहीं, ये बिल्कुल मुझे तो महसूस होता है कि ईश्वर कुपित हो चुका है। नहीं, बिल्कुल ये बात बड़ी महत्वपूर्ण है कि ऐसे में क्योंकि ये नेचुरल रिसोर्सेज हैं और इसका कभी ना कभी अंत ज़रूर होना है। बहुत शुक्रिया करीम, आप जुड़े और आपने अपनी बात रखी। नवदीप, मैं आपसे जानना चाहता हूँ, मौसम पर क्या इन चीज़ों का असर है और कितना है, अगर है तो? क्योंकि हम जिस तरीके से दोहन कर रहे हैं, भूजल स्तर की बात है, या हम CO2 को बहुत ज़्यादा जो है वो छोड़ रहे हैं, और कार्बन के जो मॉलिक्यूल्स हैं वो बहुत ज़्यादा वातावरण में है, जिसकी वजह से मौसम जो है काफ़ी बदल रहा है। और पूरी दुनिया में, केवल यहाँ नहीं, भारत में नहीं हम बात करें, पूरी दुनिया में जिस तरीके से चीज़ें बदल रही हैं। कनाडा में हम देख रहे थे कितनी भयंकर गर्मी है कि लोग वहाँ सड़कों पर फव्वारे चलाए जा रहे हैं लोगों के लिए, और बहुत अलग अलग परिस्थितियाँ बन गई हैं। ये चीज़ें क्या मानव के हस्तक्षेप से और प्रकृति के अत्यधिक दोहन की वजह से हो रही हैं, और इसका असर आने वाले समय में आप और आप जैसे तमाम जो मौसम वैज्ञानिक हैं वो किस तरीके से चीज़ों को देखते हैं आने वाले भविष्य में, अगर हम 20, 30 या 50 साल बाद की स्थिति के बारे में बात करें? जी बिल्कुल, जैसे कि आपने बिल्कुल सही किया कि क्लाइमेट जो है वो लगातार चेंज हो रहा है। क्लाइमेट में बदलाव पहले से ही, जब से क्लाइमेट बना था तब से ही बदलाव लगातार हो रहा था उसमें। ऐसा नहीं है कि क्लाइमेट अभी कुछ बदलना शुरू हुआ हो, लेकिन उसका जो इफेक्ट है वो किस वजह से ज्यादा बढ़ा है, वो है ह्यूमन, जो जितनी भी एक्टिविटीज है उनकी वजह से जो है डेफिनेटली जो इफेक्ट है वो ज्यादा होना शुरू हो चुका है। और उसका इम्पैक्ट भी ह्यूमन पर ही, और जो एनिमल वगैरह है उन्हीं के ऊपर ज्यादा पड़ने वाला है। और खासकर बात करें तो किसानों के ऊपर बहुत ज्यादा पड़ने वाला है। क्लाइमेट चेंज होगा और ये हमेशा चेंजिंग पैटर्न है, लेकिन वो कितना एक्सट्रीम हो रहा है, किस प्रकार के प्रभाव आ रहे हैं, उनका एनालिसिस बहुत जरूरी है। उसके अकॉर्डिंग ही कुछ आगे के प्लान्स देखे जा सकते हैं। क्लाइमेट अडेप्टेशन भी बहुत जरूरी है कि अगर बदलाव हो रहा है तो देखा जाए कि किस प्रकार का बदलाव हो रहा है। उत्तर भारत में जैसे कि बारिश कम होती जा रही है, लास्ट डिकेड से बारिश काफी कम होती जा रही है। अब जैसे इस साल आपको देखने को मिला होगा, जो घोर गर्मी थी, मतलब मई जून का महीना था, वहाँ सामान्य से कम गर्मी रही, लेकिन एक्सटेंडेड गर्मी हो गई, जुलाई तक गर्मी हो गई। तो ये जो चेंजेस आ रहे हैं ये सीजनल चेंजेस हैं, लेकिन ओवरऑल जो पैटर्न इसको गवर्न कर रहा है वो है कि क्लाइमेट चेंज। डेफिनेटली एयर पॉल्यूशन भी बहुत बड़ा मुद्दा है उत्तर भारत के लिए, और साथ में और ये सारी चीजें इंटरलिंक्ड है एक दूसरे से, जिनकी वजह से जो है आने वाले सालों में बेसिकली एक्सट्रीम इवेंट्स जो है, एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स है, वो बहुत बढ़ने वाले हैं। जैसे कि या तो लंबे समय के लिए सूखा रहेगा, ड्राई डेज, मतलब जैसे अभी भी आपने देखा होगा कि
थोड़ी बहुत बारिश होती है, छिटपुट कहीं कहीं बरसात होती है, बड़े पैमाने पर बरसात नहीं हो रही है, या फिर ड्राई डेज मतलब एक हफ्ता 10 दिन तक कोई बरसात नहीं होती, बिल्कुल सूखा मौसम रहता है। और जब बारिश आती है तो बहुत तेज बरसात हो जाती है, कुछ घंटों की बरसात होती है लेकिन भारी बरसात हो जाती है। तो एक्सट्रीम इवेंट्स बढ़ रहे हैं। गर्मी जो है रिकॉर्ड तोड़ देती है, कहीं पे बहुत ज्यादा गर्मी हो जाती है। ठंड जो है वो कुछ मतलब कम होती जा रही है, कम समय में बढ़ रही है लेकिन इंटेंस बढ़ रही है। उस टाइम पे भी रिकॉर्ड टूट रहे हैं कम समय के लिए, लेकिन बहुत तगड़ी जो कहते हैं ठंड पड़ रही है, एक्सटेंडेड पीरियड तक नहीं चल रही। गर्मी जो है वो भी इस साल एक्सटेंड हुई है, मतलब लंबे समय तक, जुलाई तक हमें देखने को मिल रहे। नहीं तो एक और टाइम आता था, उस टाइम पे ही ज्यादातर रिकॉर्ड टूटते थे। इस बार क्या हुआ कि जो एक्सट्रीम रिकॉर्ड्स हैं वो नहीं टूटे लेकिन एक्सटेंड हो गई, मतलब जुलाई तक गर्मी देखने को मिली। तो ये पैटर्न जो है वो वेदर मॉडल्स भी प्रिडिक्ट नहीं कर सकते। ऑब्जर्वेशन ही एक रास्ता है कि हम मौसम को ऑब्जर्व करते रहें, किस तरीके की ऑब्जर्वेशन चल रही है, एक डेटा प्लान बने कि ये डेटा है, ये चीजें इस तरीके से बदलाव आ रहे हैं, उसके अकॉर्डिंगली किसान तैयार हो, हर इंसान तैयार हो। क्लाइमेट एडेप्टेशन बहुत ज्यादा जरूरी हो जाएगी कि हमें ये चीजों को अडेप्ट करना पड़ेगा और इसको हम और एक्सट्रीम ना करें, इसके तरफ प्रयास करना होगा। बिल्कुल। एक आखिरी सवाल गुरजीत आपसे, ये जिस तरीके से नवदीप बता रहे हैं और आने वाला समय निश्चित तौर पर हम देख रहे हैं कि बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम चीज़ें होंगी, या तो बहुत ज़्यादा बारिश एकदम से हो जाएगी, या फिर एक लंबे समय तक सूखा रहेगा, या ठंड बहुत ज़्यादा दिनों तक और एक साथ बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम लेवल पर पहुंच जाएगी। तो इससे फसलों पर निश्चित तौर पर असर पड़ेगा। और इसका हम अल्टरनेट देख भी रहे हैं कि पॉली हाउसेज हैं, वहाँ पर टेम्परेचर मेंटेन करके या चीज़ों को किसी हद तक एक चीज़ों को मेंटेन करके जो है खेती करने के पैटर्न्स जो है आ रहे हैं। क्या इन चीज़ों को और हम इसमें बढ़ोतरी देखेंगे आने वाले समय में? क्योंकि मौसम अगर अनप्रेडिक्टेबल रहेगा तो उससे फसलों को तो नुकसान होना ही होना है। नवदीप जी ने एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात की है कि जैसे मौसम बदल रहा है उसके लिए किसान भी अपने आप को तैयार करे। क्यों आप एक परमानेंट कोई आप गारंटी नहीं है कि मौसम भी रहेगा या आपको नहरी पानी भी मिलेगा। जैसे जैसे चेंजेस आते हैं, अडॉप्शन बड़ी इंपॉर्टेंट है। जैसे आपने पॉली हाउसेस की बात की, डेफिनेटली दे आर गुड, लेकिन उनको आप कितने बड़े स्तर में कर सकते हैं कि लाखों हेक्टेयर में आपके यहाँ फसल होती है, तो लाखों के एकड़ में पॉली हाउसेस तो नहीं लगने। वो तो एक बड़ी स्मॉल स्केल की जो एक अडॉप्शन का तकनीक है। लेकिन और कई रास्ते हैं, जैसे शॉर्ट ड्यूरेशन राइस है। आप बिल्कुल एकदम से फसल चक्कर बदलने की बजाय पहले उसी फसल के अंदर आप बेटर जो नई वैरायटीज आई हैं, जो देर से जिनकी रोपाई होती है और जल्दी पक जाती हैं, उनकी अडॉप्शन करें। उससे आपकी पानी, जैसे आपको यू विल बी एश्योर्ड कि मानसून वाकई आ चुकी है, तो आपकी बहुत सारी चिंताएं तो खत्म हो चुकी होती है। क्योंकि जो इस समय जो राइस लगी है वो चिंता में है। अगर वो राइस, अगर एक बासमती में 1-2 वैरायटीज हैं जो 20 जुलाई के बाद लगती हैं, और नवदीप जी इस बात से सहमत होंगे कि 20 जुलाई तक मानसून की जो पिक्चर है बहुत क्लियर हो जाती है कि अगर आएगी तो आएगी, नहीं तो नहीं आएगी। कभी कभी ऐसे कुछ साल भी हुए हैं जिनको आप एब्सेंटेज कह सकते हैं कि मानसून आती ही नहीं है, तो उसमें वो किसान कुछ और सोच सकता है। तो उन तरह की वैरायटीज को गवर्नमेंट को प्रमोट करना चाहिए कि और मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं ये चीजें अगर आज से ही शुरू होंगे इस तरफ सोचना, तो आने वाले समय तक हम बहुत सारी चीजों को अपने कंट्रोल में कर सकते हैं। बहुत शुक्रिया गुरजीत जी और नवदीप जी, आप दोनों ही का बहुत शुक्रिया इस विषय पर बात करने के लिए। तो आने वाला समय कैसा होगा, इसमें मानव हस्तक्षेप कितना है, उसकी तरफ आप देखते रहें, पढ़ते रहें और चीजों को समझते रहें। तो मौसम को अगर बचाए रखना है, बनाए रखना है अपने लिए, तो इसको सहयोग दें, इसका दोहन ना करें। दीजिए इजाजत, नमस्कार। नमस्तुभ्यम नमाम्यहम् मम सहोदर। हे आर्य राष्ट्र के रहने वाले मेरे हम उम्र भाइयों, आप सभी को मेरा नमस्कार, स्वागत है आप सभी का अपने इस पसंदीदा प्रोग्राम नाड़ी वैद्य कार्यक्रम के अंदर। बहुत से लोग बीमारियों से परेशान हो चुके हैं। एक्चुअली आप सही रूप से रोगी नहीं हैं। इन अंग्रेजी दवाओं ने, इन डॉक्टरों ने आपके अलग अलग प्रकार से बैक्टीरिया को नष्ट करने के लिए जिन दवाओं का प्रयोग किया, उन दवाओं के साइड इफेक्ट से आप रोगी हैं। जैसे आप कब्ज में चले गए तो कब्ज के रोगी को सर्वाइकल का रोगी बना दिया, माइग्रेन का रोगी बना दिया, मोटापे का रोगी बना दिया, नपुंसकता पैदा कर दी, आंखें कमजोर हो गई, बाल सफेद हो गए, बाल झड़ने लग गए। समस्या कब्ज की थी। कब्ज का कारण क्या था? अगर आप कारण को दूर कर देते तो सदा के लिए ठीक हो जाते।
आपका कभी बीपी नहीं बढ़ता, अटैक नहीं आता।